सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले हमारा आप सभी साथियों से छोटा सा और विनम्र निवेदन है, कृपया आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे सभी साथियों को एक महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती की। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों के इस मैटर में बहुत बड़ी जो बात है वो ये है कि डबल बेंच में मैटर पहुंच चुका है और डबल बेंच में जो है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट जो है आरक्षण पीड़ित साथियों की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके कारण जो है खलबली मच चुकी है। क्योंकि आप सभी साथियों को हम अवगत करा दें, इधर जनरल की तरफ से सभी साथी जो है एकजुट होते दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके तरफ से बहुत बड़ी वकीलों की फौज स्पष्ट कर रही है, कहीं ना कहीं कोर्ट से जो है स्टे होता दिख रहा था। इसको लेकर के चीजें स्पष्ट करने की बात की गई है और उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की है कि टीटी पर हमें बोलने का समय दिया जाए और हम भी कुछ अपना पक्ष रख सकें, ऐसा कुछ जो है स्पष्ट किया गया। अब सबसे बड़ी बात यही है कि डबल बेंच से जिस प्रकार से अब लगातार सुनवाई के लिए आप चीज़ें देख रहे हैं और जिस प्रकार से अब 2 तारीख की सुनवाई लगी है, तो वहां पर स्पष्ट किया जा रहा है कि महत्वपूर्ण फैसला देखने को मिल सकता है आपकी इस भर्ती से संबंधित। तो आरक्षण पीड़ित साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और हो सकता है कोर्ट से बड़े आदेश की जो है जानकारी मिल सकती है। क्योंकि आप सभी लोगों को हम बता दें कि 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ितों की वजह से इतने बड़ा जो है डिसीजन सिंगल बेंच ने लिया, क्योंकि जो है 67,867 पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है कटघरे में आने का कारण रहा। क्योंकि जो है स्पष्ट रूप से जो है हमारे साथियों ने प्रयास किया और वो प्रयास सफल होता दिख रहा है। अब यही आशा की जा सकती है कि डबल बेंच से जो है बहुत बड़ी जीत जो है सुनिश्चित होगी, क्योंकि जो सिंगल बेंच का जजमेंट है उस पर सरकार किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई आगे ना बढ़ा पाए, इसको लेकर के ये अपील दाखिल की गई है और इस पर रोक लगे, जिससे जो है साथी आगे की जा सकें और जल्द से जल्द इस मामले को निस्तारित कर जा सकें। तो डबल बेंच से बड़ी जीत मिलने जा रही है आरक्षित वर्ग के स्पेशल साथियों को, क्योंकि इस पर यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप सभी साथी जानते हैं कि जो सुनवाई हुई है उसमें स्पष्ट रूप से टीटी को लेकर के राजा राय सर ने स्पष्ट कर दिया है कि टीटी पात्रता परीक्षा है, ना कि ये जो आपकी सिलेक्शन का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं अब सबसे बड़ी जो लड़ाई बची है वो आप सभी लोगों को पता है एटीआरई की बची है, जिस पर जो है दोनों पार्टी यानी अनारक्षित वर्ग जो अपनी जीत स्वीकार कर रहे थे सिंगल बेंच से वो भी तैयारी कर रहे हैं और इधर जो है आप सभी साथियों को अवगत करा दें कि यहाँ पर जो है जल्द उनकी याचिका पढ़ने जा रही है और वो साथी जल्द ही इस मामले में लड़ाई के लिए अग्रसर होने वाले हैं। तो अब साथी बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है, इस समय को आप सभी लोगों को बहुत ही सुचिता के साथ आगे बढ़ाना है, जिससे जल्द ही आप सभी लोगों को बड़ा डिसीजन देखने को मिले। तो साथियों, हम यही आशा करेंगे कि डबल बेंच से बहुत जल्द ही आपकी बड़ी सुनवाई जो 2 मई की लगी हुई है आप सभी लोगों को उसमें बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी या बड़ा कुछ अपडेट आप सभी के लिए प्राप्त हो सके। अब सब बात करेंगे 6800 लिस्ट अब क्या और कैसे करें, क्योंकि साथियों आप सभी लोग पता है जो 6800 साथियों को लीड करने वाले लोग थे उनमें स्पष्ट रूप से अब बता दिया है कि माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से कोई मीटिंग नहीं हो सकी है। हवाला ये दिया गया है निकाय चुनाव की वजह से माननीय मंत्री जी जो है मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं और व्यस्त हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग देख सकते हैं अब इस समय आकर के 6800 जो शीर्ष क्रम स्पष्ट कर रहा है कि कोई भी साथी किसी भी तरीके से याचिका में जा सकता है। तो कहीं ना कहीं 30 तारीख की जो बात की जा रही थी उस पर क्या कुछ रहा ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। यानी स्पष्ट बात यही है कि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह बात स्वीकार करने से मना कर दिया है कि हम 6800 लिस्ट को किसी भी तरीके से अब करने जा रहे हैं, जिसको स्पष्ट रूप से न तो बताया जा रहा है और न तो दर्शाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 5 जो सितंबर की नियुक्ति की बात की गई थी उसी तरीके से क्या 30 अप्रैल की जो नियुक्ति की बात की गई थी या बड़ी कार्रवाई की बात की गई थी वो भी निराधार है क्या? सबसे बड़ा सवाल यही निकलकर सामने आ रहा है। अब साथियों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि अब क्या होगा और कैसे होगा, क्योंकि पता था साथी प्रयास कर रहे थे और साथियों को लग रहा था कि जो 30 तारीख की बात की जा रही सरकार उस पर कार्य करेगी और जो साथियों की तरफ से अवगत कराया गया है कि जो चीज़ें सरकार को अवगत कराई गई थी यानी माननीय मंत्री जी से मीटिंग में स्पष्ट की गई थी कि किस आधार पर आप नियुक्ति कर सकते हैं, उसमें स्पष्ट किया गया था कि जो कुछ ऐसे चयनित हैं जिनको लेकर के एक आदेश शासनादेश भी जारी किया गया था कि किसी अन्य भर्ती में सम्मिलित हो चुके हैं और 69 शिक्षक भर्ती में या तो जो है अपनी नियुक्ति जो है सुनिश्चित नहीं करना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से ईमेल कर सकते हैं। तो उनको लेकर के कुछ पद जो है रिक्त हो सकते हैं, कुछ ऐसे पद थे जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से चयनित थे उन पर भी कार्रवाई हुई थी और कहीं ना कहीं वैकेंट सीटों का डाटा भी मांगा गया था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये आकाश लगाया
जा रहे थे कि 67,867 को अगर रिविजिट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समायोजन पॉलिसी के अंतर्गत 6800 को एंट्री मिल जाएगी, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा नहीं हो पाया है। और कहीं ना कहीं सिंगल बेंच के जजमेंट पर अब जल्द अगर स्टे हो जाता है तो कहीं ना कहीं कोई भी कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती है, और जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आएगा सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएगी और आगे के विकल्पों पर विचार करेगी। तो कहीं ना कहीं अब 6800 के लिए क्या और किस प्रकार से करना है, इस पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब 6800 के लिए क्या आगे बचा है। क्या डबल बेंच में जा सकते हैं, स्पेशल अपील से जुड़ सकते हैं, कि अपनी मांग को भी वो रख सकते हैं, क्या नई याचिका डाल सकते हैं। तो इसको लेकर के अभी भी कोई महत्वपूर्ण निर्देश नहीं मिल सका है और इसको लेकर के चीज़ें भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 6800 साथी बिल्कुल डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, या तो वो चयनित के परोक्ष के रूप से जाए तो जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट को पेश किया गया है। और अगर सरकार डबल बेंच में जाती है तो 6800 पर विचार किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं आप सभी साथी देख भी सकते हैं कि जो सुनवाई उस दिन 5 से 6 मिनट हुई, वहां पर सिंगल बेंच के जजमेंट की बात की जा रही है। अब 6800 लिस्ट पर कोई भी बात सरकार की तरफ से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं रखी गई है कि हम 6800 लिस्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब अगली सुनवाई जो भी होगी उसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी 6800 के लिए बहुत ही बड़ा झटका कहा जाएगा। जिस प्रकार से साथियों का प्रयास था, लग रहा था कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं, उन पर लगभग ब्रेक लगने की संभावना बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी आगे क्या और कैसे होगा। इसको लेकर के अब आप सभी लोगों को एकजुट होने की तैयारी करके आने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है, विधिक राय लेने की ज़रूरत है, और उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास किया जा सकता है। तो किसी भी तरीके से आप जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, क्योंकि स्पेशल अपील पर अब जल्द ही सुनवाई होने जा रही है। वहाँ पर स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या सिंगल बेंच के जजमेंट पर स्टे हो रहा है। जो आरक्षित वर्ग के साथियों ने प्रयास किया है, क्या वो प्रयास सफल हो रहा है। अगर सफल हो रहा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय हो जाएगा, और आगे भी आप सभी लोग प्रयास कर सकते हैं। वर्तमान में यही स्थिति चल रही है कि माननीय मंत्री जी जो है किसी भी तरीके से कोई विभागीय आदेश नहीं दिया गया है। जब अधिकारियों से पूछा गया तो स्पष्ट किया गया है कि सरकार की तरफ से ना तो 6800 लिस्ट के लिए, ना तो 67,867 रिविजिट के लिए कोई भी आदेश या निर्देश प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से हम बात यही आपको स्पष्ट करेंगे कि 6800 साथियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से घटनाक्रम घट रहा है उस पर विधिक राय लेने के साथ साथ अगली कार्रवाई के लिए चीज़ें स्पष्ट की जानी चाहिए। किस प्रकार से नियुक्ति मिल सकती है, किस प्रकार से सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है, इन सब पर जो है विचार किया जाना चाहिए। तभी आप सभी लोगों को आगे नियुक्ति की जो राह है वो किसी भी तरीके से प्राप्त की जा सकती है। फिलहाल सरकार के पास ऑप्शन दूसरा नहीं है, क्योंकि अगर 67,867 रिविजिट जो है नहीं करेगी तो उसके पास कौन सा ऑप्शन है, फिर कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। अगर स्टे हो जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार के सारे हथकंडे फेल हो जाएंगे और 67,867 जो रिविजिट का आदेश है उसका अनुपालन नहीं हो सकेगा। तो अगर रिविजिट नहीं किया तो कुछ भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, ना तो कोई समायोजन पॉलिसी हो सकती है, ना तो कुछ हो सकता है। तो ये बहुत ही विचारणीय विषय है। अगर 67,867 को विजिट करना होता तो सरकार अब तक इस प्रक्रिया पर कार्रवाई कर चुकी होती। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के सरकार आश्वस्त करना चाह रही है कि हम इस पर जो है कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, और कहीं ना कहीं अब हवाला डबल बेंच का भी दिया जाएगा कि स्पेशल अपील दाखिल है, वहां से जो भी निर्देश होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं रिविजिट की प्रक्रिया न करना सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रही है, क्योंकि बेसिक विभाग किसी भी तरीके से 69 शिक्षक भर्ती के मूल चयन और अन्य सभी मोर्चों पर विफल नजर आ रही है। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस केस की। साथियों, ईडब्ल्यूएस केस में कल महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, और उसमें आप सभी को हम अवगत करा दें, जो वर्तमान में सरकार की तरफ से महाधिवक्ता हैं जो प्रेजेंट हो रही हैं कोर्ट में, उन्होंने स्पष्ट रूप से जो कहा कि जब ये मामला या भर्ती स्टार्ट हुई थी उस समय उस पद पर जो है दूसरे जो थे वो यहाँ पर नियुक्त थे, अतः हम उनके जो है निर्देश क्या थे, क्या कुछ उनके अग्रीमेंट थे, हम उनको ही कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे और उसी हिसाब से आगे इस मामले में कार्रवाई हो सकेगी। तो इसमें जो है डेट बढ़ा दी गई है। अब अगली सुनवाई में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ ईडब्ल्यूएस पर सरकार चाह रही है, क्या कुछ स्पष्ट मत है, ये सब चीज़ें देखने वाली बात होगी। इधर साथियों, टीटी को लेकर के जो जनरल के अपोजेज हैं उनको लेकर के प्रयास किया जा रहा है, और जल्द ही इस पर जो है देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों, हम
आपको अवगत करा दें, आरक्षण पीड़ित साथियों का भी बहुत ही बड़ा प्लान बना है और बहुत बड़ी विधिक राय लेने के साथ इस मामले को आगे बढ़ाया गया है। और कहीं ना कहीं टीटी पर जीत सुनिश्चित कर पाना अब जो है जनरल वर्ग के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इधर हमारे जो भी साथी हैं उनका प्रयास सफल होगा और टीटी किसी भी तरीके से सिलेक्शन का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। अब सबसे बड़ी जो लड़ाई होगी वो एटीआरई पर होगी। एटीआरई क्या है, कैसे है, क्यों इसको भर्ती में पात्रता परीक्षा माना गया है, और कहीं ना कहीं जो 90-97 का केस हुआ था उसमें जो आप सभी लोगों को हम बता दें, जो जनरल की तरफ से एडवोकेट हैं मोस्ट सीनियर, उसमें सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है एसके कालिया जी और आशीष चतुर्वेदी जी, ये दो महत्वपूर्ण जो सीनियर हैं, इन्होंने 90-97 स्पष्ट रूप से एटीआरई को भी सिलेक्शन का पार्ट नहीं माना था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये 90-97 आपके मुनातजा शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा जो है अनारक्षित वर्ग की जो भी चालें होंगी उनको नाकाम करने का प्रयास हमारे आरक्षित वर्ग के साथियों के द्वारा किया जा सकता है। अब साथियों बात करेंगे 19,000 सीटें और उन 22,000 सीटों को जो लेकर के अभी भी असमंजस है, उसको क्या स्पष्टता होगी। अगर साथियों हम आपको अवगत करा दें कि जिस प्रकार से लग रहा है उस प्रकार से अब आगे अगर स्टे हो जाता है तो एक ही चीज सामने निकल कर आएगी, या तो सभी को पता है कि संपूर्ण समायोजन की तरफ से विचार किया जाएगा, अगर संयुक्त रूप से प्रयास किया जाएगा तो इसमें जो है सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और संपूर्ण समायोजन की तरफ से कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, अलग अलग लड़ाई होती रही, तो आरक्षण पीड़ित साथियों को 19,000 सीटों की जो बात है उस पर कहीं ना कहीं वो जायज मांग है और 27-21% आरक्षण पूर्ण किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल लग रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि जो लिस्ट, जो दो महत्वपूर्ण लिस्ट आई, उसके बाद एक आपकी वेटिंग लिस्ट है जिसमें अभ्यर्थियों की नियुक्त की गई। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मुनातजा शिक्षक भर्ती में वेटिंग लिस्ट आ चुकी है और प्रयास यही जारी है कि जल्द से जल्द इसमें कोई मामला डिसाइड किया जाए, या तो याची लाभ को लेकर के जो प्रयास किया जा रहा है लगातार उसमें कोई चीज़ें देखने को मिले। तो अभी भी हम ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि सरकार या क्या प्रयास आप सभी लोगों के लिए दबाव पैदा करेंगे और किस हिसाब से कोर्ट का निर्णय आएगा कि याची लाभ का निर्देश दिया जाएगा। अगर याची लाभ का निर्देश दिया जाएगा तब भी बहुत सारी संभावनाएं बनेगी और संपूर्ण समायोजन अगर किया जाएगा तब भी बहुत सारी संभावनाएं आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अभी वर्तमान परिदृश्य में यह कह पाना कि 19,000 या 22,000 सीटें ही दी जाएंगी, ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि कोर्ट से क्या आदेश आ सकता है इसको देखा जा सकता है। क्योंकि जो सिंगल बेंच से जजमेंट पर कायस लगाए जा रहे थे कि याची लाभ ही कंसीडर किया जाएगा, जहां से आप सभी लोगों को पता है रिविजिट का आदेश कर दिया गया एटीआरई के साथ ही में। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं कोर्ट के निर्देश और कोर्ट में क्या कुछ होता है उस पर जो है बड़ा कुछ अपडेट नहीं अभी तक सामने आ रहा है, बस यही आ रहा है कि जल्द ही बड़ा फैसला होगा। तो साथियों आप सभी लोग प्रयास जारी रखिए, हम आशा करते हैं कि इन प्रयासों से आप सभी लोग को जल्द जरूर बड़ी सफलता मिलेगी। चलिए साथियों हम बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों की। इसमें बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी किया गया हाईकोर्ट की तरफ से कि विधानसभा व विधान परिषद में जो अब भर्तियां होंगी वो UPSSC के अधीन होंगी। कैसे होंगी हम स्पष्ट करेंगे और क्यों होंगी इसके लिए भी जानकारी प्रदान करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने कहा कि आगे विधानसभा और विधान परिषद के समूह के पदों के लिए भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC से ही कराई जाएंगी। यानी भर्ती प्रक्रिया किसी चयन समिति निजी एजेंसी के हाथों न दी जाए। न्यायालय ने 3 माह में भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन का भी आदेश दिया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने सुशील कुमार एवं अन्य की ओर से दाखिल सेवा संबंधी याचिका पर यह आदेश जो है पारित किया है। तो देख सकते हैं बड़ा आदेश पारित किया गया है। महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही वैसे वैसे घोटाले की राशि में इजाफा होता जा रहा है। अब ईडी की जांच में पाया गया है कि इसमें पूरे 500 करोड़ रुपए तक का घोटाला हो सकता है। 21 अप्रैल को हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत ईडी की स्टेटस रिपोर्ट में इन सभी का जिक्र किया गया है। शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी व अन्य आरोपित पर लगभग 250 करोड़ वसूलने का आरोप है। ईडी की जांच करते हुए बंगाल में विभिन्न नगर पालिकाओं में भर्ती में हुए भ्रष्टाचार में एक अन्य आरोपित को जो है आयनशील का लिंक मिला है। तो देख सकते हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के।
महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा अधिकारी के 889 पदों पर भर्ती होने जा रही है। मई के मध्य तक इन पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संभावित साक्षात्कार की सूची जारी की है। जल्द ही इसका विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निकाय चुनाव के लिए 9 अप्रैल को जारी की गई अधिसूचना को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार व चुनाव आयोग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग व प्रदेश के महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 29 मई को होगी। यह आदेश जस्टिस राजन राय व जस्टिस मनीष कुमार की पीठ ने विकास अग्रवाल की याचिका पर पारित किया है। याचिका में अधिसूचना के साथ साथ निकाय चुनाव के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट की धारा 2 की 1 को भी चुनौती यहां पर दी गई है। साथियों, महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना काल में बढ़ाई गई 15% फीस नहीं वापस लौटाने समायोजित करने वाले जिले के 100 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला शुल्क नियामक समिति के अध्यक्ष जिला अधिकारी मनीष कुमार की वर्मा ने बुधवार को यह कार्रवाई की। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी स्कूल प्रबंधक 2020-21 के दौरान बढ़ाई गई 15% फीस वापसी लेकर लगातार टाल रहे थे। इस मामले में जिलाधिकारी स्वयं संज्ञान लेते हुए जुर्माना लगाया गया है। महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतः जिला स्थानांतरण एवं समाजन की प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। महत्वपूर्ण खबर है कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई का ऑनलाइन मूल्यांकन होगा। विभागीय अधिकारी स्कूलवार शिक्षकों के मोबाइल पर वीडियो कॉल व वॉइस कॉल कर पठन पाठन और अन्य गतिविधियों की निगरानी करेंगे। 3 बार कॉल न उठाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। शिक्षक नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि एक ओर से अधिकारी स्कूल समय में मोबाइल का प्रयोग न करने की नसीहत देते हैं, दूसरे स्कूल महानिदेशक का वीडियो कॉल से निगरानी का आदेश निगरानी के लिए स्पष्ट किया गया है। महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि हाईकोर्ट में समूह ख और समूह ग के पदों का सृजन होगा। इस मुद्दे पर शीघ्र ही शासन अधिकारियों के साथ प्रयागराज बैठक होगी। इसमें हाईकोर्ट के कुछ जज भी हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि 19 अप्रैल को हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों को घरेलू नौकर समेत अन्य सुविधाएं बढ़ाने के मामले में अवमानना पर वित्त विभाग के सचिव SMA रिजवी और विशेष सचिव सरयू प्रसाद मिश्रा को न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ उसी दिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां से मामले में उसे राहत मिल गई। अगली महत्वपूर्ण खबर कि राज्य सरकारें युवाओं को ऐसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित करेंगी उन्हें देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी रोजगार मिल सके। इसके लिए वैश्विक कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने हाल ही में इससे संबंधित एक प्रस्तुतिकरण मुख्य सचिव के समक्ष दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकलकर आ गई है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि स्पोर्ट फॉर स्कूल कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में खेल संस्कृति को विकसित किया जाए। प्रथम चरण में 11 खेलों के साथ 21,000 टीमों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। हर विद्यालय में टीमों का गठन कराया जाए। मुख्य सचिव बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा खेल विभाग स्थानीय संस्थाओं CSR के सहयोग से खिलाड़ी विद्यार्थियों के खेल किट उपलब्ध कराए। माध्यमिक स्कूलों में खेल अकादमी की स्थापना की जाए। प्रशिक्षकों की उपलब्धता के साथ ही विद्यालयों में खेल सुविधाओं का बेहतर किया जाए, स्पष्ट किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर को एचई के सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त के पहले सहायक अध्यापक व शिक्षा मित्र के रूप में सेवा को जोड़कर वरिष्ठता निर्धारण के विचार पर नियमानुसार 2 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने रामराज चौधरी व 43 अन्य जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों की याचिका पर दिया है। एचईओ की ओर से कहा गया कि 2005 में शिक्षा मित्र नियुक्त हुए, 2015 में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद 25 अप्रैल 2017 को सभी को वापस शिक्षा मित्र बनाया गया और चयन में शामिल होने के 3 अवसर दिए गए। याचिका का चयन सहायक अध्यापक पद पर हुआ। सहायक अध्यापकों की सूची में उनका नाम सबसे नीचे जोड़ा गया। उन्होंने आपत्ति की थी उनकी शिक्षा मित्र की सेवा को भी व्यवस्था करने में शामिल किया जाए। बीएसए को प्रत्यावेदन दिया, जिस पर फैसला न होने पर याचिका दायर की गई थी। ये थी साथियों आज के महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने यहाँ पर चर्चा की। हम सभी साथियों से आशा करेंगे आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी साथियों को चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।